Good evening, friends, and welcome to this press conference, which will be addressed by the Honorable External Affairs Minister. We also have with us today Foreign Secretary Dr. Jaishankar and Mr. Rudren Tandon, Joint Secretary, Pakistan, Afghanistan, Iran. External Affairs Minister will make an opening statement, and thereafter she'll be open to taking questions. She will be speaking in Hindi. We have made arrangements for simultaneous interpretation, so those of you who need headsets may kindly put them on. With that, the floor is yours, ma'am. नमस्कार मित्रों, मैं कल इजिप्ट और जर्मनी की यात्रा पर जा रही हूं, इसलिए मुझे लगा कि मैं जाने से पहले जो मुद्दा आजकल गर्म है उसके साथ संबंधित सभी विषयों के बारे में एक स्पष्टता आपके सामने कर जाऊं। मैं सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें आपको बताना चाहूंगी ताकि ये विषय आपको आसानी से समझ में आ सके। पहली बुनियादी बात तो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाली हर बातचीत को वार्ता नहीं कहा जा सकता। वार्ता का एक विशेष संदर्भ है और वो संदर्भ है 1998 में एक कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। उस कॉम्पोजिट डायलॉग को ही हिंदी में वार्ता कहते हैं। बाकी जो भी बातचीत होती है वो साधारण बातचीत है, वो वार्ता नहीं है। और ये कॉम्पोजिट डायलॉग 1998 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब प्रारंभ हुआ था और इसके 8 अंग रखे गए थे, 8 विषय रखे गए थे और वो विषय किस स्तर पर कौन उसको देखेगा ये भी तय किया गया था। मैं आपको बताती हूं इस कॉम्पोजिट डायलॉग के जो 8 विषय हैं। पहला विषय सियाचिन, जिसको डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा सचिव देखेंगे। दूसरा सरक्रीक, जिसको सर्वेयर जनरल या एडिशनल सेक्रेटरी डिफेंस देखेंगे। तीसरा तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, जिसे सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज देखेंगे। चौथा टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, जिसे होम सेक्रेटरी देखेंगे। पांचवा इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन, जिसे कॉमर्स सेक्रेटरी देखेंगे। छठा प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली एक्सचेंजेस, जिसे सेक्रेटरी कल्चर देखेंगे। सातवां पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सीबीएम्स, इसे फॉरेन सेक्रेटरी देखेंगे। और आठवां जम्मू एंड कश्मीर, इसे फॉरेन सेक्रेटरी देखेंगे। ये उस समय तय हुआ 1998 में, जो मैं देखेंगे शब्द कह रही हूं, ये उस समय तय हुआ। और ये पहला कॉम्पोजिट डायलॉग था जिसमें ये शब्द आया जो बार बार सरताज अजीज साहब कह रहे हैं, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कॉम्पोजिट डायलॉग का शब्द है, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 1998 में शुरू हुआ। 1999 में अटल जी लाहौर गए इसी कॉम्पोजिट डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें से लाहौर डिक्लेरेशन निकली। लेकिन उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्हें कारगिल मिला, ये बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। उसके बाद उन्होंने जनरल मुशर्रफ को न्योता दिया आगरा में, मगर वो भी अड़ गए कि कॉम्पोजिट डायलॉग नहीं करेंगे, केवल कश्मीर पर बात करेंगे। वो बातचीत बेनतीजा साबित हुई। उसके बाद ये 2004 में फिर कॉम्पोजिट डायलॉग पे चर्चा शुरू हुई। 2004 में एक चक्र चर्चा हुई, 2005 में एक चक्र चर्चा हुई और इस मैकेनिज्म में यह कहा गया कि ये 8 विषयों पर संबंधित सचिव जब बात कर लेंगे तो दोनों देशों के विदेश मंत्री बैठेंगे और वो उस प्रगति की समीक्षा करेंगे जो उन सचिवों द्वारा बातचीत की गई है।
तो ये 2 राउंड पूरे हुए। संबंधित सचिवों ने बातचीत भी की और फॉरेन मिनिस्टर्स ने बैठकर समीक्षा भी की। ये 2004 और 2005 की बात है। 2006 में समीक्षा से पहले मुंबई बम विस्फोट हो गया, 26/11 के नाम से हम जिसे याद करते हैं, तो पूरी प्रक्रिया रुक गई। प्रक्रिया रुकने के बाद 2010 में वापस इसको बहाल करने की बात की गई और तब कॉम्पोजिट डायलॉग का नाम बदलकर रिज्यूम्ड डायलॉग कर दिया गया, क्योंकि डायलॉग बहाल किया जा रहा था, इसलिए इसको रिज्यूम्ड डायलॉग कह दिया गया। और ये रिज्यूम्ड डायलॉग में थोड़ा सा अंतर आया, बस बहुत थोड़ा सा अंतर आया। जो फ्रेंडली रिलेशंस का जो मैंने मुंबई बम विस्फोट का, वो वही मुंबई अटैक की मैं बात कर रही हूं, मुंबई हमले की बात कर रही हूं। 26/11 मैंने कह के उसको स्पष्ट किया, 26/11 की घटना घट गई थी, इसलिए वो रुक गया, वो प्रक्रिया रुक गई। जब रिज्यूम डायलॉग आया तो बहुत थोड़ा सा अंतर आया, वो अंतर भी मैं आपको बता देती हूं कि क्या आया। काउंटर टेररिज्म इंक्लूडिंग प्रोग्रेस ऑन मुंबई ट्रायल और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज ये होम सेक्रेटरीज को दे दिए गए, क्योंकि नया विषय था मुंबई ट्रायल का। तो काउंटर टेररिज्म इंक्लूडिंग प्रोग्रेस ऑन मुंबई ट्रायल एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज ये होम सेक्रेटरीज को दे दिए गए। पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सीबीएम्स पहले की तरह फॉरेन सेक्रेटरी के पास रहे। जम्मू एंड कश्मीर पहले की तरह फॉरेन सेक्रेटरी के पास रहे। प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली एक्सचेंजेस जो पहले कल्चर सेक्रेटरी के पास थे, वो भी फॉरेन सेक्रेटरीज को दे दिए गए। सियाचिन पहले की तरह डिफेंस सेक्रेटरीज के पास रहा। इकोनॉमिक इश्यूज पहले की तरह कॉमर्स सेक्रेटरीज के पास रहे। वुलार बराज या तुलबुल नेविगेशन जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट, वो सेक्रेटरीज वाटर रिसोर्सेज के पास रहे। सरक्रीक पहले की तरह एडिशनल सेक्रेटरी और सर्वेयर जनरल के पास रहा। नाम बदल गया, थोड़ा सा स्तर बदल गया, लेकिन रिज्यूम्ड डायलॉग के नाम से ये चलने लगा। इसकी भी 2 चक्र चर्चा हुई। जो संबंधित मंत्री सचिव मैंने बताए, उन सचिवों के स्तर पर चर्चा हुई, विदेश मंत्रियों ने समीक्षा की। लेकिन 2012 में जब सीमा पर फायरिंग हुई और बिहेडिंग की घटना हुई, हेमराज हमारे जो सैनिक थे उसका सर काट लिया गया और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान आया, देयर कैन नॉट बी अ बिजनेस एज यूजुअल विद पाकिस्तान, तो ये प्रक्रिया रुक गई। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि ऊफा में क्या हुआ। ऊफा में जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, तो कॉम्पोजिट डायलॉग या रिज्यूम डायलॉग की बहाली नहीं हुई। जो बार बार कह रहे हैं सरताज साहब कि ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज ये कहा गया कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वो प्रियम्बल में रखा गया। लेकिन एक ऑपरेटिव पार्ट ऊफा का बना, और वो क्यों बना ये भी बता दूं। हम बार बार कहते हैं कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। और हम ये भी कहते हैं कि कोई भी सार्थक बातचीत आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही हो सकती है। A productive dialogue can take place in an atmosphere free from terror and violence, ये हम कहते हैं। तो दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में एक सहमति बनी कि फिर क्यों ना हम पहले आतंक और हिंसा के संबंध में ही बात कर लें, यानी टेरर और टॉक्स को डीलिंक किया गया। और ऊफा में यह सहमति बनी कि हम एक बातचीत आतंक पर कर लेते हैं और एक बातचीत सीमा प्रशांति के लिए कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कॉम्पोजिट डायलॉग में जो स्तर था काउंटर टेररिज्म का, वो होम सेक्रेटरी लेवल था, उस स्तर को बढ़ाया गया। और क्या तय किया गया, मैं ऊफा के स्टेटमेंट से ही आपको पढ़ के बताती हूं, क्योंकि ये बात मौखिक नहीं हुई थी, ये बात लिखित में हुई थी। और ये बात मेरे पास लिखित में है, उधर आपके कैमरों में दर्ज है, क्योंकि वो दोनों विदेश सचिवों द्वारा पढ़कर बोली गई थी आप सबके बीच में। ये ऊफा का स्टेटमेंट है जो
क्या तय हुआ? A meeting in New Delhi between the two NSAs to discuss all issues connected to terrorism. Full stop. Early meetings of DG BSF and DG Pakistan Rangers followed by that of DG MOs. 3 मीटिंग्स इसमें तय हुई और वो 3 मीटिंग में से एक मीटिंग थी एनएसए स्तर की जो आतंकवाद पर होनी थी, एक मीटिंग थी डीजी बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स की जो सीमा पर शांति के लिए होनी थी, और एक मीटिंग थी डीजी एमओस की, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की, जो सीज फायर वायोलेशंस के संदर्भ में होनी थी। यानी ये जो बात बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बम धमाकों के बीच में बातचीत की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, उसमें से ये मीटिंग्स निकली कि फिर जहां बम धमाके होते हैं उन्हीं के बारे में पहले बात कर लें कि उनको कैसे खत्म किया जाए। और ये तीनों मीटिंग्स का स्तर भी तय हो गया और विषय भी तय हो गया। स्तर एनएसए, विषय आतंकवाद, स्तर डीजी बीएसएफ पाकिस्तान रेंजर्स, विषय सीमा पर शांति, स्तर डीजी एमओज और विषय संघर्ष विराम का उल्लंघन। ये तीनों चीजें इतनी क्लियर थी, दोनों ने सहमति दी और दोनों विदेश सचिवों ने पढ़कर सुनाई। लेकिन हुआ क्या? जब ये सहमति बनाकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस लौटे, उससे पहले ही उनकी बहुत तीखी आलोचना अपने मुल्क में शुरू हो गई और उसी दिन से उन्होंने ये मन बना लिया कि इससे बचने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि एनएसए लेवल टॉक्स ना हो। और मैं इसको उदाहरण देकर के स्पष्ट करना चाहूंगी। हमने उफा की सहमति के मुताबिक 10 जुलाई को उफा हुई, 13 दिन के बाद ही उनको एक पत्र भेज दिया कि 23 अगस्त को नई दिल्ली में एनएसए लेवल की मीटिंग होगी। भारत की तरफ से 23 जुलाई को पत्र चला गया। उसका जवाब कब आया आप जानते हैं? 14 अगस्त को, आज से 8 दिन पहले। हमने 1 महीने का नोटिस दिया, वो 22 दिन तक उसको लेकर बैठे रहे। 14 अगस्त को उन्होंने हमें जवाब भेजा और उस जवाब के साथ ही एक एजेंडा भेज दिया, जिस एजेंडा में आतंकवाद से आगे बढ़कर के वो सारी बातें जो कंपोजिट डायलॉग में होती हैं वो सारी उसमें उन्होंने रख दी। ये पहली चीज। दूसरा, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, अर्ली मीटिंग्स ऑफ डीजी बीएसएफ एंड डीजी एमओस। हमने 23 जुलाई को एक पत्र भेजा जिसमें यह कहा कि आप 23 अगस्त को आइए। 24 जुलाई को हमने दूसरा पत्र भेज दिया कि डीजी बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स की मीटिंग और डीजी एमओस की मीटिंग होनी है, उसकी तारीख हमें दे दीजिए। आप हैरान होंगे, डीजी एमओस की तारीख आज तक नहीं आई। डीजी बीएसएफ की तारीख एनएस के मीटिंग के बाद की थी, 6 सितंबर की थी, क्योंकि उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या था? उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में यह था कि अगर डीजी बीएसएफ और डीजी एमओस की मीटिंग पहले हो जाएगी, जो उफा में सहमति बनी थी, तो फिर तो बातचीत का एक दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये कहा कि पहले एनएसए लेवल की बात करो, डीजी बीएसएफ की मीटिंग इसके बाद मानो, और डीजी एमओस की मीटिंग की तारीख ही अभी मत दो, क्योंकि ना एनएसए की मीटिंग होगी ना डीजी बीएसएफ की मीटिंग हो सकेगी। और डीजी एमओस की मीटिंग क्योंकि डीजी बीएसएफ के बाद होनी है, ये उफा ने कहा, तो ना वो मीटिंग हो जाएगी। तो तीनों मीटिंग्स ना हो, इसकी बुनियाद उन्होंने रख दी। 14 अगस्त को हमें जवाब देके 22 दिन तक तो एनएसए लेवल टॉक्स का ही जवाब नहीं दिया। 14 अगस्त को जवाब दिया और डीजी एमओस की मीटिंग का अभी तक हमें कोई तारीख उन्होंने नहीं दी, और डीजी बीएसएफ की मीटिंग, जिसको अर्ली मीटिंग कहा था, जो एनएसए से पहले होनी चाहिए, उसकी तारीख उन्होंने हमें उसके बाद दी। मित्रों, दबाव हम पर कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने जाने के बाद बजाय आतंक का रास्ता छोड़ने के उस आतंक को गहराया। मैं आपको आंकड़ा दूं, आप चौंक जाएंगे। उफा से लेकर अब तक 91 बार 91 टाइम्स सीज फायर वायोलेशन हुआ है, संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है 91 बार।
हर बार जब संघर्ष विराम का उल्लंघन होता था, हमें देश की तरफ से दबाव आता था, ये एनएसए लेवल टॉक्स खत्म कर दो। और केवल वो संघर्ष विराम के उल्लंघन तक नहीं रुके। 27 जुलाई को गुरदासपुर घटा, दीनानगर पुलिस स्टेशन में 3 सिविलियंस, हमारे 3 भारतीय नागरिक मारे गए, 4 हमारे पुलिसमैन मारे गए, 11 नागरिक घायल हुए। तब तो बहुत दबाव आया कि अब तो एनएसए लेवल टॉक्स खत्म कर दो। पर हमने कहा कि यह आतंकवादी घटना, इसका तकाजा है कि आतंकवाद पर बात होनी चाहिए, इसलिए हम टॉक्स कैंसिल नहीं करेंगे। 1 सप्ताह के अंदर ही उधमपुर घटा, जिसमें हमारे बीएसएफ के जवान भी मारे गए और 1 आतंकवादी इनका जिंदा पकड़ा गया। तब तो बहुत दबाव आया कि अब तो टॉक्स बंद कर दो, रद्द कर दो। हमने कहा नहीं, क्योंकि ये टॉक्स आतंकवाद पर होनी है, क्योंकि डीजीएमओस की बात संघर्ष विराम उल्लंघन पर, सीज फायर वायोलेशंस पर होनी है, क्योंकि डीजीबीएसएफ की बात सीमा पर शांति के लिए होनी है। इसलिए ये घटनाएं कारण बन रही हैं, और भी ज्यादा कारण और प्रासंगिक बन रही हैं, और ज्यादा रेलिवेंट बन रही हैं कि ये टॉक्स होनी चाहिए। हमने घर का हर दबाव झेला, हर राजनीतिक दल का दबाव झेला, लेकिन हम टॉक्स कैंसिल नहीं करेंगे। यही हम लोगों ने अपनाया और कहा कि नहीं, टॉक्स होंगी। पर अल्टीमेटली इन्होंने एजेंडा जब हमारे पास व्यापक करके भेजा, तब हमने इन्हें 18 तारीख को जवाब दिया और कहा कि देखिए, आपने जो हमें कहा है कि आतंकवाद के अलावा वो सारी बातें आपने कॉम्पोजिट डायलॉग वाली कह दी, ये जो मीटिंग एनएसए के स्तर पर होनी है, ये आतंकवाद पर ही होगी, इसमें कोई दूसरा विषय नहीं जुड़ सकता। हाँ, आतंकवाद से संबंधित सारे मुद्दे जुड़ सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के अलावा कोई भी मुद्दा इसमें नहीं जुड़ सकता। जहां तक आज सरताज साहब कह रहे थे कि भारत भागना चाहता है आउटस्टैंडिंग इश्यू से, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहती हूं कि भारत बिल्कुल भागना नहीं चाहता, लेकिन भारत वो माहौल बनाना चाहता है जिसमें वो बातचीत हो सके। और उफा में जो हुआ मित्रों, वो रिज्यूम्ड डायलॉग को बहाल करने के लिए नहीं हुआ, कॉम्पोजिट डायलॉग को बहाल करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि कॉम्पोजिट डायलॉग जो बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से जाना जाता है, उसको शुरू करने का माहौल बने, इसके लिए हुआ। ये अंतर हम समझ लें। उसकी जो सहमति बनी वो इसलिए बनी कि एक वातावरण ऐसा बना दो कि जिसमें वो रिज्यूम डायलॉग वापस बहाल हो सके। तो वो जितने विषय आज पाकिस्तान कह रहा है, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, उन सब पर बात होगी, लेकिन कब होगी? जब पहले आतंकवाद और हिंसा समाप्त होगी। और आतंकवाद और हिंसा समाप्त हो, इसके लिए ये बातचीत तय की गई। अब इस बातचीत को ही खत्म कर दो, इस बातचीत में ही मत आओ, उसके दायरे को बड़ा कर दो, फिर हुर्रियत को स्टेक होल्डर मानो। मित्रों, को शिमला समझौते की स्पिरिट भी है, दोनों देश हस्ताक्षरी हैं उस पर, जिसमें हमने ये कहा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता होगी, मैं वार्ता शब्द इस्तेमाल कर रही हूं, वार्ता होगी तो केवल भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच में होगी, ना कोई तीसरी पार्टी, ना कोई तीसरा व्यक्ति उसमें मध्यस्थता करेगा, ना भागीदार होगा। इसलिए मैं आज यहां कहना चाहती हूं कि शिमला समझौते की स्पिरिट को बनाए रखते हुए सरताज अजीत साहब, आप हुर्रियत को या किसी भी अन्य को तीसरा पक्षकार मत बनाइए। और मैं कहना चाहती हूं कि उफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से आगे मत ले जाइए। और आप आना चाहते हैं तो ये दोनों बातें मैं आपसे कहती हूं, आप तीसरे को पक्षकार मत बनाइए, भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए, और आतंकवाद से आगे दायरा मत बढ़ाइए। आपका स्वागत है, आप आइए, और इन दोनों चीजों की परिधि को सामने रखते हुए आप आइए। मैंने इसीलिए कहा था कि पहले मैं आपको बता दूं, एक बुनियाद बता दूं, एक पृष्ठभूमि बता दूं। कॉम्पोजिट डायलॉग के इश्यूज एनएसए लेवल पर तय नहीं हो सकते। कॉम्पोजिट डायलॉग के इश्यू डीजीबीएसएफ, डीजीएमओस की चीज में तय नहीं हो सकते। उफा की सहमति बिल्कुल एक अलग सहमति है, और दोनों चुने हुए प्रधानमंत्रियों के बीच में बनी है, देश के 2 बड़े नेताओं के बीच में बनी है।
मैं कहना चाहूंगी कि उन ताकतों के दबाव से मुक्त होइए जो इसको समाप्त करना चाहते हैं। हमने इतने दबाव झेल करके भी ये बातचीत होनी चाहिए, ये अपने देश के लोगों को समझाया है, राजनीतिक दलों को समझाया है, क्योंकि ये बातचीत आतंक पर होनी है, इसलिए इसको होने दीजिए। टेरर एंड टॉक्स नहीं हो सकते, पर टॉक ऑन टेरर तो डिजायरेबल है, होना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि ये टॉक्स ऑन टेरर हैं, हमने इसको चालू रखा और हमने कहा कि ये टॉक्स होनी चाहिए। मैं आज भी कह रही हूं कि आप तीसरे पक्ष को पक्षकार मत बनाइए, बात भारत और पाकिस्तान के बीच में कीजिए। और मैं ये भी कह रही हूं कि आतंकवाद से आगे इस बातचीत का दायरा मत ले जाइए, केवल आतंकवाद पर बात करने आइए। आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्मिता शर्मा। हम अगर सरताज साहब को आना हो, he will be coming in by tomorrow hopefully. There's less than 24 hours to go now. Is it really looking possible that even if he were to come and you were to sit down and then they were to bring up the issue of Kashmir, would your delegation be in a position to move out of the room? Would you gag him? And the new template of interactions, does this mean that India and Pakistan can perhaps only talk when you meet in a third country where there is no Hurriyat shadow? वो परिस्थिति आएगी क्यों, वो नौबत आएगी क्यों जिसका आप जिक्र कर रही हैं। हम तो पहले ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें पहले बता दीजिए कि बातचीत आतंकवाद के अलावा किसी पर नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि आप हुर्रियत को तीसरा पक्ष नहीं बनाएंगे, तो इसके बारे में पहले हम आश्वस्त होंगे, तभी तो वो आएंगे। इस पर बिना आश्वस्त हुए हम कैसे हाँ कर देंगे। मैं तो आपके सबके माध्यम से कह रही हूं, पहले इन दोनों बातों का आश्वासन हम चाहेंगे, तो वो नौबत क्यों आएगी कि वो आके कमरे में विषय उठाएं और हम उठ के चले जाएं। नहीं, तीसरे मुल्क में बातचीत नहीं। जब दोनों देशों के बीच में बातचीत होनी है तो दोनों देशों में, नई दिल्ली में होगी, इस्लामाबाद में होगी, दोनों में से कहीं होगी। और कॉम्पोजिट डायलॉग की सारी बातचीत इन्हीं दोनों देशों में हुई है। थैंक यू विकास सर, थैंक यू मैम। मैं मनीष झा हूं इंडिया टीवी से। मेरा सवाल यह है कि सरताज अजीज साहब ने एक बार फिर आपको कह दिया है कि आपकी तरफ से अनाउंस हो जो बात, वो साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हमें बहुत उम्मीद ही नहीं है कि जो बातचीत होगी मंडे को उसमें कोई रिजल्ट आएगा। ऐसी स्थिति में अगर वो आएंगे भी तो हमें क्या मिलेगा? क्यों नहीं हम कहते हैं कि जब आपको कोई उम्मीद नहीं है तो आप मत आइए। देखिए, जहां तक उम्मीद का सवाल है, बातचीत होती है, थोड़ा नतीजा निकलता है, कभी ज्यादा नतीजा निकलता है, और हम लोग तो उम्मीद से ही बैठेंगे। उन्हें उम्मीद ना हो, लेकिन हो सकता है यहां आकर उनकी उम्मीद बंधे, लेकिन बात करने की पहले सवाल है, वो उम्मीद वाला बात बाद में आती है। पहले ये है कि जो बात मैं कह रही हूं वो दोनों उन्हें स्वीकार हैं तो आए। हो सकता है यहाँ की बातचीत से उम्मीद उनकी बंध जाए। गुड इवनिंग मैम, शीतल राजपूत इंडिया न्यूज से। मैम, सरताज अजीज साहब ने अपनी पीसी में स्पष्ट कह दिया है कि कश्मीर का मसला उनके लिए कोर है और इसके सिवाय वो बातचीत नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हम ये माने कि अब टॉक्स नहीं होंगे, क्योंकि वो स्पष्ट कर चुके हैं आज दोपहर ही। देखिए, जो उन्होंने स्पष्ट किया है, मैंने आज उसका जवाब दिया है, और जवाब ये दिया कि ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये कॉम्पोजिट डायलॉग का अंग था, अब रिज्यूम डायलॉग का अंग है। तो भारत उससे भाग नहीं रहा, लेकिन इस बार नहीं होगी। जब तक माहौल आतंक और हिंसा से मुक्त नहीं होगा तब तक नहीं होगी। इसलिए जो वो ये कह रहे हैं कि भी भारत इससे भागना चाहता, भारत भागना नहीं चाहता। हम तो ऑलरेडी 2 चक्रवार्ता कॉम्पोजिट डायलॉग में इस पर कर चुके हैं, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 2 चक्रवार्ता रिज्यूम डायलॉग में कर चुके हैं, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। उसी रिज्यूम डायलॉग को बहाल किया जाए, और उस बहाल में बाधा क्या है? आतंक और हिंसा। तो इसलिए पहले बात आतंक और हिंसा पे कर ली जाए, आतंकवाद समाप्त हो जाए, हिंसा खत्म हो जाए, सीमा पर शांति हो जाए, बात करिए। तो वो जो बात कह रहे हैं मैं उसी का जवाब दे रही हूं कि कोई उससे भाग नहीं रहा, लेकिन वो कॉम्पोजिट डायलॉग और रिज्यूम डायलॉग की बहाली के लिए माहौल बने, ये उफा में तय हुआ था। आप उस माहौल को बनाने आइए, बातचीत करिए, वो माहौल बने तो निश्चित तौर पर बात होगी। ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जी मैम, मेरा नाम मौसमी है, मैं आज तक से हूँ। मैम, सरताज अजीज साहब ने साफ तौर पे अपनी पीसी में कहा कि मैं भारत आने को तैयार हूँ
अगर कोई प्री कंडीशंस नहीं लगाए जाएं, और उसमें उन्होंने कश्मीर की भी बात करी और उन्होंने हुर्रियत नेताओं की भी बात की। आज आपने अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुर्रियत नेताओं से कोई तीसरा पक्ष नहीं होना चाहिए, और कश्मीर के बारे में भी आपने स्पष्ट कर दिया। इसको हम किस तरह इंटरप्रेट करें? क्या आप एक संकेत दे रहे हैं पाकिस्तान को कि प्री कंडीशंस भारत अपनी तरफ से लगा रहा है इस दोनों मुद्दों पर? नहीं, ये प्री कंडीशंस नहीं, यही मैं उनको समझाना चाह रही हूँ। वो आने को तैयार हैं, इसका जवाब है हम बुलाने को तैयार हैं। जिसको वो प्री कंडीशंस कह रहे हैं, मैं उन्हें कह रही हूं ये प्री कंडीशंस नहीं है। शिमला समझौता कब हुआ था? तीसरा कोई पक्ष नहीं होगा, वो शिमला समझौते की स्पिरिट है, सिद्धांत है वो। आज भारत प्री कंडीशन नहीं लगा रहा, केवल 2 देश वार्ता करेंगे, ये शिमला समझौते का सिद्धांत है जिसपे दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। बातचीत आतंकवाद के आगे नहीं होगी, कश्मीर पर नहीं होगी, केवल आतंकवाद पर होगी। ये उफा की स्पिरिट है जिस पर दोनों नेताओं ने हस्ताक्षर किए, जिसको दोनों विदेश सचिवों ने बोला है। इसलिए मैं उन्हीं की बात का जवाब दे रही हूं कि भारत कोई प्री कंडीशन नहीं लगा रहा। सरताज साहब, आप आने को तैयार हैं तो हम भी बुलाने को तैयार हैं, लेकिन हम बिना कोई शर्त, हम कोई शर्त नहीं लगा रहे। हम केवल आपको याद दिला रहे हैं कि तीसरा पक्ष कोई ना हो। ये शिमला समझौते में आपने भी माना है, और बातचीत केवल आतंकवाद पर हो, ये उफा में हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों ने माना है। उसी में जो उफा में आपने स्टेटमेंट जो था, उसमें उन्होंने रीड करके बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर पीस एंड प्रमोट डेवलपमेंट, ये लाइन है। उन्होंने कहा इसका मतलब ही कश्मीर है, क्योंकि पीस एंड डेवलपमेंट वो ये इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो आप उस पैराग्राफ को ही पूछेंगे, वो पैराग्राफ प्रियम्बल है, ऑपरेटिव पार्ट नीचे है, उसे नहीं पढ़ रहे। वो जो बात है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज और पीस एंड डेवलपमेंट, वो प्रियम्बल है। सवाल ये तय क्या हुआ, करना क्या तय हुआ, वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, वो ऑपरेटिव पार्ट है। वो ऑपरेटिव पार्ट को नहीं पढ़ रहे कि ऑपरेटिव पार्ट में जो मीटिंग्स तय हुई, बाकी तो फिशरमैन रिलीज करेंगे, वॉइस सैंपल देंगे, वो अलग बात है। मीटिंग कौन सी तय हुई? ऑपरेटिव पार्ट में मीटिंग 3 तय हुई। एक मीटिंग एनएसए स्तर की, जिस पर बात होगी ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू टेररिज्म, लिखा है उसमें। दूसरी 2 मीटिंग तय हुई, एक डीजी बीएसएफ और रेंजर्स की और एक डीजीएमओस की। तो बॉर्डर पर शांति के बारे में चर्चा होगी और आतंकवाद पर चर्चा होगी। ये उसका ऑपरेटिव पार्ट है जो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। सुषमा जी, उमाशंकर एनडीटीवी से, आपने कहा कि हुर्रियत को हुर्रियत से बातचीत के लिए ना आए, और दूसरा कहा कि बातचीत को आतंकवाद के दायरे से बाहर ना ले जाएं। ये 2 बातें आपने कही। कि आज जो अजीज साहब ने पीसी की थी, उसमें उन्होंने कहा कि भारत जो है वो मीडिया के जरिए डिप्लोमेसी कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भी ये संदेशा पाकिस्तान को दिया गया है, और क्या आपको जवाब का इंतजार है? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि मीडिया के थ्रू डिप्लोमेसी कर रहा। हर चीज हमारे हाई कमिश्नर जो वहां हैं, राघवन साहब, वो उन तक हमारा मैसेज लेकर जाते हैं। रात वाला मैसेज भी उन्होंने रात को जाकर के डिलीवर किया। ये बिल्कुल गलत है कि हम मीडिया के थ्रू डिप्लोमेसी कर रहे हैं। जो हमने पहले 23 जुलाई की चिट्ठी लिखी वो उनको भेजी, जो 24 जुलाई को चिट्ठी लिखी वो उनको भेजी। सारे अपने उत्तर मीडिया को हम बाद में देते हैं। पहले हम, जो हमारे टीएस राघवन वहां हैं, हमारे राजदूत वहां हैं, पहले उनको देते हैं। वो वहां जब दे आते हैं, डिलीवर करवा आते हैं, हम तो इतनी सावधानी बरतते हैं, उसके बाद हम मीडिया को देते हैं। बिल्कुल गलत है उनकी ये बात। नहीं, प्लीज एक ही सवाल। आशीष। मैम, आशीष हूँ एबीपी न्यूज से। मैम, जहां तक हमारी जानकारी है, कल शाम को पाकिस्तान हाई कमीशन में एक रिसेप्शन है। परसों सुबह 9:30 बजे सैयद अली शाह गिलानी से मुलाकात है सरताज अजीज की। आपकी बात को मैं सरलता से क्या ये समझूं कि अगर ये मुलाकातें सरताज अजीज करते हैं तो टॉक्स कॉल ऑफ होंगी? स्ट्रेट अवे आप क्यों नहीं ये बता देती हैं? दूसरा मैम, पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर इज द जेनेसिस ऑफ ऑल प्रॉब्लम। आशीष प्लीज, एक ही सवाल, बहुत लोग जवाब देना। देखिए, पाकिस्तान जो कहता है कश्मीर इज द कोर इश्यू, वो उफा में नहीं कहा गया ना। हम बात उफा की, ये मीटिंग्स किसके उसमें हो रही है? ये मीटिंग उफा से निकली है, और उफा में ये तय हुआ कि जो बाकी बातचीत है, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग कश्मीर, उसमें एक बाधा बनी हुई है, आतंक और हिंसा। तो आइए पहले आतंक और हिंसा पे बात करके उसको खत्म कर लें, फिर आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे बात कर लेंगे। तो उफा से जो मीटिंग निकली है, उस मीटिंग में नहीं है ना कश्मीर। उफा से जो मीटिंग निकली है उसमें निकला है एनएसएस विल टॉक ऑन ऑल इश्यूज रिलेटिंग टू टेररिज्म। वहीं तक रुके ना। और जो आपने बात कही है
कि वो आ जाएंगे और बात करेंगे। वो तो जब आएंगे तो बातें तय है ना। जो आप कह रहे हैं शेड्यूल तय है, वो शेड्यूल तो तब तय है जो आज अभी मैंने कहा है। वो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, ये कहा गया ना वहां कि हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं। तो वो जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, मेरा 2 वाक्यों में संदेश है उनको। पहली चीज, शिमला समझौते की स्पिरिट में हुर्रियत को या किसी भी अन्य पार्टी को आप तीसरा पक्ष मत बनाइए। दूसरा, उफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से ज्यादा मत बढ़ाइए और जरूर आइए, हम आपके स्वागत को तैयार हैं। अब इसका जवाब मैं इंतजार करूंगी ना। उन्होंने जो मेरी बातचीत का इंतजार किया, मैं उन्हें जवाब दे रही हूं कि आप आने को तैयार हैं सरताज साहब, हम बुलाने को तैयार हैं। केवल हमारी 2 बातें हैं, एक शिमला समझौते की स्पिरिट का सम्मान रखिए और एक उफा की स्पिरिट का सम्मान रखिए। हमारी कोई शर्त नहीं है। हम वो दोनों चीजें कह रहे हैं जिस पर आपके नेताओं के भी हस्ताक्षर हैं और हमारे नेताओं के भी हस्ताक्षर हैं। हम केवल ये कह रहे हैं, उन स्पिरिट्स का सम्मान करिए। शिमला समझौते का सम्मान करके हुर्रियत को पक्षकार मत बनाइए तीसरा, और उफा का सम्मान करते हुए आतंकवाद का दायरा मत बढ़ाइए। ये 2 बातें मैं कह रही हूं। अब वो उसके बाद जवाब देंगे। Sanjay. Ma'am, you rightly spoken about terror being the focus of the talks. Now, one new aspect of terror has come up, and that is a very old case of Dawood Ibrahim. According to the evidence that Times Now has, Dawood Ibrahim is in Karachi. Times Now has evidence, and we have spoken even with his wife today. Now, the question is India going to ask for Dawood Ibrahim's extradition? Are we going to ask Pakistan to give Dawood Ibrahim to India? देखिए, पहली बात तो ये विषय इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, बातचीत होगी। दूसरा, टाइम्स नाउ के या किसी मीडिया चैनल के एविडेंस को कोई दूसरा देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। जब हम और वो बैठ करके बात करेंगे, तब हमारे पास जो सबूत है उस पर बात होगी। क्या वो देंगे, क्या हम देंगे, इस पर बातचीत होगी ना। कोई भी, वो तो आप कह रहे हैं अभी वो मीडिया डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वो मीडिया एविडेंस पर बात करेंगे क्या? तो आपके पास जो एविडेंस है वो भारत सरकार को दीजिए। तो अगर भारत सरकार समझेगी कि वो वर्थ है देना, तो भारत सरकार देगी उसको। रंजीत कुमार। मैडम, रंजीत कुमार, नवभारत टाइम्स से। आज सरताज अजीज साहब ने टेलीविजन पर एक डॉजियर दिखलाई रॉ के बारे में कि रॉ क्या क्या पाकिस्तान में कर रहा है, और उन्होंने कहा कि यदि वो भारत में डॉजियर नहीं दे पाएंगे तो न्यूयॉर्क में जरूर देंगे। तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि न्यूयॉर्क में आप लोग जरूर मुलाकात करेंगे उन दोनों देशों के बीच? देखिए, ऐसा है, कितना सीरियस डॉजियर है वो कि जो भारत में आके टेबल पे देने के बजाय न्यूयॉर्क में चलते चलते देना चाहते हैं। ये डॉजियर्स अपने आप में बहुत गंभीर चीजें होती हैं और इनको गंभीरता से लेना चाहिए। सरताज साहब बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, मेरी उनसे बहुत बार चर्चा हुई है, बहुत ही ज्यादा गंभीर व्यक्ति है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कैसे ये बात कह दी। ये डॉजियर्स का आदान प्रदान रास्ते चलते राह और गलियारों में होता है क्या? सुषमा जी, कृष्ण मोहन शर्मा, न्यूज नेशन से। हाँ, इस तरफ हाँ, वो सरताज साहब ने ये भी कहा कि यूएन रिजोल्यूशन के तहत बात हो, और एक बात उन्होंने ये भी कही कि हमें पहले भी ऐसा लगता था कि भारत में बातचीत होगी तो ये बेनतीजा निकलेगा। तो मेरा सवाल ये है कि जब बातचीत बेनतीजा निकलेगा तो बातचीत हो ही क्यों रही है? नहीं, ये तो मैं अभी इसका जवाब मैंने दिया कि उनका ये समझना कि बेनतीजा निकलेगी क्योंकि उनको आना ही नहीं था, उनको कोई बात करनी नहीं थी। अगर वो यहाँ आकर के बात करते तो नावेद की तस्वीर दी जाती ना। वो डोजियर की बात कर रहे हैं, वो तो क्या कागज देंगे? हम तो जिंदा सबूत है हमारे पास, हम तो जिंदा आदमी खड़ा कर देंगे उनके सामने कि ये देखिए, ये आपका आतंकवादी है। इसलिए वो भाग रहे हैं, बातचीत से भाग रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं बेनतीजा होगी, लेकिन हम कहते हैं कि इस साले के बाद भी वो आए, नतीजा निकलेगा। बातचीत में बैठे तो सही, हम देंगे उन्हें सबूत। अगर हम ये कहते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, अगर हम ये कहते हैं कि सीमा पार से ये चीजें आ रही हैं, तो हम देंगे उनको सबूत। और जैसे उन्होंने कहा कि वो डोजियर देंगे, हम जिंदा आदमी देंगे। मैम, निधि राजदान, एनडीटीवी से। मैम, यहाँ पे। हाँ हाँ मैम, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, अभी आपने कहा कि आप उनसे आश्वासन चाहते हैं, एक तो हुर्रियत को थर्ड पार्टी ना बनाएं और दूसरा ये टेररिज्म पे ही टॉक्स हों। तो क्या इसका मतलब है कि टॉक्स कल तभी, परसों तभी होंगी जब तक उनका जवाब आता है कि वो आश्वासन ये दे पाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, परसों का कल ही, आज की रात है सिर्फ, आज की रात ही है सिर्फ जवाब देने के लिए।
हाँ, आज की रात ही है। मुकेश कौशिक। मैं मुकेश कौशिक हूँ, यूएनआई से। मैडम, मैं निधि के सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट रूप में आपके सामने पेश करता हूँ। आपने कहा कि तीसरा पक्ष अगर सामने आता है या आतंक से ऊपर बातचीत किसी के दायरे से बाहर जाती है तो अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन अगर उनका जवाब दोनों पर ना है कि तीसरे पक्ष को हम शामिल करेंगे और आतंक से ऊपर बात करेंगे, तो क्या आप ये भी कह रही हैं कि तब ऐसी स्थिति में मत आइए? तो बातचीत नहीं होगी। अखिलेश सुमन। मैडम, मैं अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी से। एक सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हुर्रियत वाली जो बात है, उन्होंने कहा कि परंपरा रही है कि हुर्रियत से जब भी हम आते रहे भारत में तो मिलते रहे हैं। तो शिमला समझौता काफी पहले हुआ था और इस बीच में यह परंपरा जारी रही। पिछले साल से यह परंपरा टूटी है, तो क्या यह माना जाए कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के बारे में एक नई परंपरा डाली है? जी नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए, जब भी पहले ये लोग आए हैं तो लीडर्स आए और उन्होंने मीटिंग सीख की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, और इन्होंने मीटिंग दे दी। वार्ता से पहले कभी किसी भी भारत की सरकार ने हुर्रियत की और इनकी मीटिंग नहीं होने दी। पहले कभी मीटिंग, अंतर समझ लीजिए। वार्ता से पहले जब मिलते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उनको स्टेक होल्डर मानते हैं, और इस बार तो उन्होंने साफ कह ही दिया कि हम तो उनको जेन्युइन स्टेक होल्डर मानते हैं, बोल ही दिया उन्होंने। लेकिन वैसे कोई भारत पाकिस्तान से आता है और ये उनसे मांगते थे मीटिंग के, हमको तो लोग मिलने देते थे। लेकिन वार्ता का पक्षकार बनाना और वैसे मिलना, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। अब तो वो बाकायदा डंके की चोट कह के आ रहे हैं कि वो जेन्युइन स्टेक होल्डर हैं, वो कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और तो अब वो जो तीसरा पक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, एफएस लेवल टॉक से पहले भी यही हुआ था। इन दो में समानता है, इससे पहले वाले में किसी में समानता नहीं है, और दोनों में हमारा रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट है। जी मैम, मेरा नाम रुचिका तलवार है, जी न्यूज से। इधर मैम, अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से टॉक्स कैंसिल कर देता है, जैसा आपने कहा कि आज की रात ही है, तो फिर आगे क्या रास्ता है हमारे पास? क्या हमने सोचा है कि आगे हम कैसे बातचीत को या इस सिलसिले को कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, ऐसा है, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का सफर बहुत गड्ढों भरी सड़क पर हो रहा है। इसीलिए इस पर कभी हिचकोले लगते हैं, कभी गाड़ी की कमानियां टूटती हैं, कभी टायर पंक्चर होते हैं, पर संभल सुमल के फिर दोबारा चल पड़ते हैं। जब लाहौर के बाद कारगिल हुआ तो लोगों को ये लगता था अब तो कभी बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ा विश्वासघात था वो। मगर उसी कार्यकाल के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 वर्ष बाद आगरा में न्योता दिया जनरल मुशर्रफ को। वो बातचीत बेनतीजा हुई। अब लगा अब तो लाहौर में ये चीज टूट गई, अब तो कभी बातचीत नहीं हो सकती। पर 2004 में फिर बातचीत शुरू हुई, 2004-2005 में चली, 2006 में मुंबई अटैक हो गया, फिर बातचीत रुक गई। पर 2008 में फिर शुरू हुई, 2010 में बातचीत रिज्यूम डायलॉग के तौर पे शुरू हुई, 2011-2012 में चली, 2012 के बाद बिहेडिंग हो गई, फिर रुक गई। अब फिर उफा में यह हुआ कि कम से कम आतंक और हिंसा पे बातचीत शुरू करो। तो ये सफर, कोई भी चीज, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा समस्या का समाधान होता तो संवाद से ही है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो डायलॉग प्रोसेस चलेंगे रुकेंगे, चलेंगे रुकेंगे, ये कैसे होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन हमारा तो अभी ये कहना, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, इन 2 चीजों को वो मान ले तो कल ही डायलॉग शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब मैं उन्हें कह रही हूं, उनके दिमाग में जो प्री कंडीशन बैठ गया है, मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि ये प्री कंडीशन नहीं है, ये शिमला समझौते की स्पिरिट है और ये उफा की स्पिरिट है। और जो हमारे नेताओं ने हस्ताक्षर, अपने अपने हस्ताक्षर के नीचे तय की है, प्लीज इसको मानिए, इसको समझिए। पूर्व शर्त कह के डायलॉग से भागिए मत, और इस समझौते की स्पिरिट को मान के आइए। अभी तो कल ही देखते हैं, शायद कल ही डायलॉग हो जाए। लेकिन अगर कल नहीं होता तो हमेशा के लिए रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार मैंने कहा था, उसे दोहरा दूं कि डिप्लोमेसी में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता, कॉमा या सेमीकोलन लगता है। कौन सी चीज एकदम से बदल जाए
आखिरकार मंजिल तो कभी ना कभी जब आएगी तो इसी गड्ढे वाली सड़क पे चलकर आएगी, लेकिन कितने हिचकोले और लगने हैं, कितने झटके और लगने हैं, इसको देख सकते हैं। Ma'am, my name is Aditya Raj Kaul. I'm from Times Now. I just want to ask on the NSA talks on terrorism. You have been maintaining that it's mentioned in the UPA that the talks would be on terrorism. Perhaps that's the reason Pakistan does not want to be confronted with it. You spoke about Mumbai 26/11 attacks. You spoke about Mohammad Naved from the Udhampur attacks. But on the issue of Dawood Ibrahim, you spoke about the evidence that India has. India has been reiterating that he's based in Karachi. Now, the family members of Dawood Ibrahim are also claiming that he's very much there, he's in safe custody. Does the government believe that apart from the evidence that it has, that yes, Dawood Ibrahim is in Pakistan, and during the NSA talks, ma'am, will it be raised, will the concerns be raised, and evidence in the form of dossiers or whatever is conducive, shared at the NSA level with Pakistan? गवर्नमेंट जो बिलीव करती है उसको पाकिस्तान से शेयर करेगी, यहाँ अभी मीडिया से शेयर नहीं करेगी। और वो जो आप कह रहे हैं अगर एनएसए लेवल टॉक्स होती हैं, जो मैं कह रही हूं कि शायद कल हो जाएं, तो उसमें क्या क्या बात हुई वो आपको बताया जा सकता है बाद में कि हमने ये बात की। अंशल, हाँ, माइक ले लो। IBN दोनों देश एक ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप प्री कंडीशंस इंपोज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं। वो कमिटेड टू टॉक्स, हम बोल रहे हैं वी आर कमिटेड टू टॉक्स। तो अभी आपने कहा कि अगर वो हुर्रियत से बात करना चाहते हैं और तो उस हिसाब में अगर वो ये चाहते हैं तो उसका जवाब दें तो बात नहीं होगी। तो इफेक्टिवली हम कह रहे हैं बात नहीं होगी, वो फ्रेज यूज नहीं कर रहे हैं बस। नहीं, देखिए अभी मैंने बिल्कुल साफ फ्रेज यूज किया। पहले तो मैं बता दूं कि हम पहले तो ये कह रहे हैं कि आपकी प्री कंडीशंस ये हमारी नहीं है। ये पहली बार मैं यहाँ कह रही हूँ, जिसको वो बार बार प्री कंडीशंस कह रहे हैं, मैं उसका आज स्पष्टता कर रही हूँ कि ये प्री कंडीशन नहीं है। एक चीज शिमला समझौते की स्पिरिट में है और दूसरी चीज उफा की स्पिरिट में है। तो ये भारत की प्री कंडीशंस नहीं है। और उफा 10 जुलाई को हो गया था, आज नहीं है ये प्री कंडीशन। और शिमला समझौता तो कब हो गया था? तो इसलिए शिमला समझौते की स्पिरिट का सम्मान करने की बात कर रही हूँ, उफा की स्पिरिट का सम्मान करने की बात कर रही हूँ। ये प्री कंडीशन नहीं है, ये उन्हें समझाने की बात कर रही हूँ। और जो दूसरा आपने साफ साफ कहा, अभी एक सवाल आया, उन्होंने कहा फिर क्या होगा अगर वो दोनों बातों का जवाब ना में दे देते हैं। तो मैंने इतनी स्पष्टता से कहा तो बातचीत नहीं होगी। तो मैम बस हम फ्रेज यूज नहीं कर रहे लेकिन कहते हैं बातचीत नहीं होगी। फ्रेज आप यूज कर लो ना, आप लोगों के लिए फ्रेज यूज करने। इधर लिखने का काम आपका, बोलने का मेरा। मैं विजय त्रिवेदी हूँ, न्यूज नेशन से। आपने अभी लाहौर का जिक्र किया था। लाहौर में 99 में वाजपेयी जी गए थे और नवाज शरीफ साहब थे। तो लाहौर समझौता हुआ था और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल किया था जी। अभी जुलाई में उफा हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ मिले जी। और उसके बाद सरताज अजीज साहब की जो जुबान है वो बिल्कुल उफा से अलग है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कमजोर है और उसका जो बात है, उसकी जो कहना चाहिए विश्वास है, उसको नहीं किया जा सकता? भारत सरकार, जो भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो कहती है उसे पूरा हिंदुस्तान उस तरह से मानता है, उसका ऑफिशियल्स उस तरह से मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उफा में जो बात कहते हैं वो सरताज अजीज नहीं मानते। तो क्या आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को कमजोर देखती हैं? देखिए, मैं एक चीज कह सकती हूँ कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व इतना मजबूत है कि वो हर तरह के दबाव झेल सकता है और उसने झेले। जैसे मैंने कहा 91 बार सीज फायर वायोलेशन हुआ, कहा गया रद्द कर दो, नहीं हमने झेला। गुरदासपुर हुआ, कहा रद्द कर दो, हमने झेला। उधमपुर हुआ, कहा रद्द कर दो, हमने झेला। लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप दबाव नहीं झेल पा रही पहले दिन से, जब से उफा से पाकिस्तान पहुंची है। गीता मोहन मैम हियर। हाँ मैम, the red lines have been drawn. No talks barring on terror and no meeting with the separatists. Pakistan has not given an assurance yet. If Pakistan gives an assurance, the talks would go ahead. But if Pakistan does not give an assurance, then talks will not be held. I've answered thrice this question. Right. I've answered thrice. अगर उनका जवाब हाँ में है कि आपने, अगर वो आज कहते हैं कि हाँ सुषमा जी आपने क्लियर कर दिया ये प्री कंडीशन नहीं है, ये तो एक शिमला समझौते की स्पिरिट है और दूसरी उफा की, ठीक है मैं आता हूं, आइए। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं
हम तो इसको अभी भी प्री कंडीशन मानते हैं या हम तो नहीं इस चीज को मानते, तो बातचीत नहीं होगी। Will Sartaj Aziz be allowed to Only one question. Maha Siddiqui. Ma'am, Maha Siddiqui from India Today. Yes. Ma'am, if the NSA talks do not happen, will India be disappointed because it had made the move in UFA? And as you pointed out, at this point, we have a lot of evidence against Pakistan in the form of Naved himself to prove that terror is emanating from its soil. देखिए, जब आप एक कदम दोस्ती का आगे बढ़ाते हैं और वो नहीं वहां टिक जाता तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती ही है। हम लोगों ने एक बड़ी पहल करी थी, बहुत बड़ी पहल करी थी, क्योंकि इस पहल को मैं बड़ा इसलिए कह रही हूं कि ये एक रोड़ा है कॉम्पोजिट डायलॉग में, ये एक रोड़ा है रिज्यूम्ड डायलॉग में, आतंक और हिंसा, उसको खत्म करने के लिए ये बातचीत शुरू होनी थी। ये सफर काफी लंबा हो सकता था और स्मूथ हो सकता था, लेकिन अगर वो इस चीज को नहीं मान रहे हैं और किसी न किसी बहाने से इससे निकलना चाहते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट तो निश्चित होगी। मैं देख रहा हूं ज्यादातर सवाल रेपिटेटिव हो रहे हैं, प्लीज अब ओरिजिनल सवाल ही पूछिए, अगर ऐसा सवाल जो किसी ने ना पूछा हो वही। हाँ प्लीज। 12 बजे अंग्रेजी की उसके हिसाब से दिन बदल जाता, तारीख दूसरी आ जाती है। सुषमा जी नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप है, टोटल न्यूज से इधर। सुषमा जी, सुषमा जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि जब वो उफा से लौटे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके ऊपर दबाव था और ये दबाव वो झेल नहीं पाए। आपने इशारा किया कि कुछ ऐसी ताकतें हैं पाकिस्तान में जो उन पर दबाव डाल रही थी, वो ताकतों का जिक्र करेंगी आप? ताकतों के सब कोई जानता है, चीजें जो इतनी जग जाहिर हैं उसका नाम लेने की क्या आवश्यकता है। सुषमा जी, पाकिस्तान की सियासत को अच्छी तरह से कम मीडिया तो और भी अच्छी तरह जानता है। सुषमा जी, मैं प्रणय उपाध्याय हूं IBN 7 से जी। मेरा सवाल है कि आज सरताज अजीज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जो डॉसियर उन्होंने लहराए थे कैमरों के सामने वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को भी सौंपेंगे। और दूसरा सवाल ये कि आपने लाहौर बस यात्रा से लेके कारगिल और कई बार इन समझौतों को टूटते हुए देखा है, क्या आपको लगता है कि उफा के बाद ये जो घटनाक्रम चल रहा है इससे एक बार फिर भरोसा टूटा है? नहीं, वो तो मैं अभी जवाब दे ही चुकी हूँ। ओरिजिनल सवाल नहीं था, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हम इसके लिए तैयार भी रहते हैं, क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है कि हर बार वो कुछ होगा ही। लेकिन डॉसियर के बारे में आपने नहीं कहा। यूनाइटेड नेशन तो बहुत ही नॉन सीरियस बात है ये कहना, डॉसियर लहराए नहीं जाते, डॉसियर बंद लिफाफे में दिए जाते हैं और टेबल पे दिए जाते हैं, ऐसे लहरा के नहीं दिखाए जाते डॉसियर। रंजना, ओरिजिनल सवाल कृपया करके। Ma'am, Ranjana from INS. The Pakistani NSA, he said that ever since Prime Minister Modi's government was formed, has come over a year ago. He said since the Prime Minister Modi's government has come, they've been trying to dictate terms and that they want things that Kashmir should not be discussed and they want talks on their terms. So, and that Pakistan will not accept it. What is नहीं, पर ये तो सच्चा साबित हुआ ही नहीं ना। जिस दिन आए अगले दिन, शपथ ग्रहण समारोह के अगले दिन ये तय हुआ कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होंगी और हमारी फॉरेन सेक्रेटरी ने उस समय इस्लामाबाद बात करके तारीख तय की, वेन्यू तय किया इस्लामाबाद, तो ये उनकी बात तो उसी दिन गलत साबित हो गई। सचिन, लास्ट 2 क्वेश्चंस। अच्छा, पहले ये बहुत समय से क्वेश्चन। सुषमा जी, रमन फ्रॉम न्यूज 24। रमन मैम, जो प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे, उस वक्त ऐसा लगा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बेहतर संबंध की शुरुआत हो रही है, लेकिन विदेश सचिव लेवल की वार्ता और उसके बाद फिर NSA लेवल की वार्ता का जो रुख लग रहा है, उससे आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री को भी आश्चर्य हो रहा है कि जो डिप्लोमेटिक एक वार्ता वो शुरू करने की कोशिश करते हैं उसका नतीजा नहीं निकल पाता है? हाँ, तो पहले भी बहुत बार हुआ है। जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बातचीत हुई, उससे जो एक द्वार खुला, उससे कहीं बड़ा द्वार खुला था जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात हुई थी, और वो तो खुद बस लेकर के गए थे, बात हुई थी, वापस आके कारगिल मिला। तो ऐसे झटके लगते रहे हैं पहले भी। Ma'am, Dr. Awad from SANA, South Asia Bureau Chief. When we in Pakistan used to talk on Kashmir, Jammu and Kashmir, India made it very clear to us that it is a composite dialogue. There are many issues, including Jammu and Kashmir. Yes. Can I say now that the core issue for India, between India and Pakistan, is terrorism? If there is no movement in terrorism, no composite dialogue? Thank you. Only for NSA level talks.
Only for NSA level talks, this is the core issue is terrorism. And it was agreed by both the prime ministers there in UFA. Sachin. Ma'am, Sachin from Times of India. I think it was in July 2001 that the Honorable then Prime Minister Mr. Atal Bihari Vajpayee allowed a meeting between the All-Party Hurriyat Conference and Pervez Musharraf, the visiting Pakistan president then. So now with the benefit of hindsight, would you say that the Prime Minister was wrong then in allowing that meeting to take place? बीत गई सो बात गई. खत्म करिए. नहीं, आपका सवाल हो चुका. आखिरी सवाल, ओरिजिनल सवाल, किसके पास ओरिजिनल सवाल है? आखिरी. ओके. किनका? ये आखिरी सवाल. सुषमा जी, आपने कहा कि कोर इशू एनएसए लेवल की टॉक के लिए कोर इशू जम्मू कश्मीर नहीं है, टेररिज्म है. तो क्या ये मान लिया जाए कि जब समग्र वार्ता प्रक्रिया शुरू होगी कभी भी, तो उसमें कोर इशू रहेगा जम्मू कश्मीर? नहीं, वो तो ऑलरेडी तय है. मैंने कितनी बार कहा कोर इश्यू नहीं है, वो समग्र वार्ता में है. ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. वो लिखित भाषा है भैया, उसी पर बातचीत आगे बढ़ी है. कोर इश्यू कभी किसी ने नहीं कहा जम्मू कश्मीर. ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. With this, the press conference comes to a close. Please join us for some refreshments in the foyer. Thank you all.